हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम अपनी आर्थिक समीक्षा जो कि हम पीवाईक्यू के जरिए कर रहे हैं, उस सीरीज को जारी रखते हुए उसके चैप्टर 2 अध्याय 2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के क्वेश्चन जो हैं वो देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में होगा। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा बनाए हैं। एक मिनट, आज ये पार्ट 1 है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। वर्ष 2023-24 में राजस्थान के जीएसवीए में प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना अनुमानित है। जीएसवीए में हमको उसके करंट प्राइस पर बताना है, कृषि क्षेत्र का योगदान बताना है। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो जो करंट प्राइस होता है ना, चाहे वो तीनों सेक्टर में, ज्यादातर हम देखते हैं कि करंट प्राइस जो है जो हमारे स्टैटिक प्राइस होता है ना, जो हमारे स्थिर मूल्य की अपेक्षा प्रचलित मूल्य जो होता है वो अधिक होता है। लेकिन जब हम कृषि क्षेत्र का योगदान की बात करते हैं तो यहाँ पर करंट प्राइस जो होगा वो स्टैटिक वाले से कम आएगा। अभी हम ऑप्शन देखते हैं 28.96, 28.56, 26.72, 26.56। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन होने वाला है 26.72। और अगर हमसे स्टैटिक में पूछता तो ऑप्शन हमारा हो जाता 28.56। ये हमारा ऑप्शन होता अगर ये स्टैटिक में पूछता, जो कि जो करंट प्राइस से अधिक है। ये सिर्फ कृषि क्षेत्र में, अदरवाइज अगर आप औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगों की बात करते हैं, सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, तो करंट प्राइस अधिक होता है अपेक्षा की स्थिर मूल्यों के। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर कृषि के उप क्षेत्रों के योगदान का सही क्रम। कृषि के उप क्षेत्र, कृषि के अंदर बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्यन, ये सब कृषि के ही उप क्षेत्र हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि किस क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक रहा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। और पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य। तो आपको अगर ये तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान में जो है वाटर वाला एरिया बहुत ही कम है, तो मत्स्य तो सबसे कम ही होगा। और फॉरेस्ट एरिया भी कम है, तो ये दोनों तो आपको पता है कि ये पीछे ही आएंगे। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि इन दोनों में थोड़ा ही फर्क है। जो पशुधन है उसका जो योगदान है वो 48% है, पशुधन का योगदान। और जो फसल है उसका योगदान है 44%। इसको देखते हुए हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा, पशुधन पहले आएगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास में फसल आएंगी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद वानिकी का योगदान जो है वो 6.40 है। वानिकी 6.40। और मत्स्य का योगदान जो है वो 0.49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 से वर्ष 2023-24 के मध्य स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में कृषि क्षेत्र के किस उप क्षेत्र में सर्वाधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। हमें बताना है 2011-12 से 2023-24 के बीच में, वो भी स्थिर कीमतों पर हमें बताना है कि जीएसवीए में कृषि क्षेत्र के किस उप क्षेत्र में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जो क्वेश्चन था वो उनके योगदान पर बात कर रहा था, और ये बोल रहा है कि किस उप क्षेत्र में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट आएगा वो होगा आपका मत्स्यन। अभी मत्स्यन पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, जैसे कि बीसलपुर डैम है ना, और भी कई डैम यहाँ पर फिशरीज के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारा आंसर होने वाला है मत्स्य। और मत्स्य के बाद में हो जाएगा वानिकी, और वानिकी के बाद में फसलें, और फिर पशुधन। तो हमारा सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था। कुल 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 जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है। तो इसका जो कुल प्रतिशत क्षेत्रफल है उसका, एक मिनट, कुल जो क्षेत्रफल है हमारा कितना है राजस्थान का, 342
ये फोन पेन को क्या हो जाता है? 342.81 हेक्टेयर। एक मिनट। 342.81 हेक्टेयर। उसमें हमको बताना है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है हमारा 53.74। हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 के मध्य कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। मीन्स 2010-11 से 2015-16 के बीच में कितने जो है जोतों की संख्या में वृद्धि की गई है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 2010-11 में कितने थे हमारे पास में कृषि। 68.88 लाख। 68.88 लाख हुआ करते थे। और अब 2015-16 में कितने हो चुके हैं? वर्ष 2000 इसमें हो चुके हैं 76.55। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इसमें टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 11.14 की वृद्धि हुई है। 11.14 की वृद्धि हुई है। आप 68.88 में जो इसमें जो ये करिए 76.55 से इसे माइनस करिए और इसका आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ये होगा। अगर हम देखें कि जो भूमि जोतों के प्रकार हैं, तो ये तो पता ही होंगे आपको कि सीमांत होता है, लघु, सीमांत, एक मिनट, सीमांत, लघु, उसके बाद अर्ध मध्यम, फिर है मध्यम, और फिर है जो बड़े किसान होते हैं वो बड़े जोत। तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो जोत है वो कैसे है? सीमांत है। इनका परसेंटेज हमारे पास लगभग है 40%। और जो लघु है वो है 21%। अर्ध जो है वो है 18%। और जो मध्यम है वो है 14%। और बड़े जो है वो है 4.69%। तो सबसे ज्यादा अगर हम योगदान देखें हमारे कुल जो भूमि जोत है वहां पर सीमांत जोत जो है सर्वाधिक है, 40% उनका योगदान है। फिर राजस्थान में वर्ष 2015-16 में जोतों का क्षेत्रफल और औसत जोतों का आकार क्रमशः कितना है। मीन्स जो कुल जोतों का जो क्षेत्रफल है वो, और जो औसत जोतों का आकार है वो कितना है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 273 हेक्टेयर। राजस्थान में वर्ष 2015-16 के अनुसार कुल महिला भूमि जोत धारकों की संख्या कितनी है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 7.75 लाख। और 2011-12 में कितनी थी? अगर आपसे पूछा जाए कि 2011-12 में महिला भूमि जोत धारकों की संख्या कितनी थी, तो उसमें हमारा होगा 5.46 लाख। हम 5.46 लाख से 7.75 लाख में पहुंच चुके हैं। मीन्स यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है? 41.94 की वृद्धि हुई है। 41.94% वृद्धि की है 2011-12 से 2015-16 में। 5.46 से 7.75। वर्ष 2023-24 में राजस्थान में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना होने की संभावना है। तो ये जो है 2023-24 में जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 2022-23 की तुलना में उसमें गिरावट आई है। 2022-23 में कुल कितना खाद्य उत्पादन था हमारे पास में? 252.28 समथिंग था या 80। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास जो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है वो है 245। ये 2022-23 का है और ये 2023-24 का है। मीन्स 2022-23 की तुलना में 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई है। हो सकता है आपको स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट हुई है या वृद्धि हुई है। अगर गिरावट हुई है बोलता है तो करेक्ट ऑप्शन होगा, और वृद्धि हुई बोलता है तो वो
गलत ऑप्शन होगा। अब इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें भी आपका जो टोटल अनाज है वो कितना है और दलहन कितना है, अनाज और दलहन। तो अनाज इसमें हो जाएगा 208 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा, और दलहन हो जाएगा 36.40 लाख टन। 2022-23 में की तुलना में 2023-24 में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है हमारा, उसमें गिरावट आई है, और अनाज का योगदान जो है 208 लाख मीट्रिक टन है, और दलहन का योगदान 36.40 लाख टन है। वर्ष 2021-22 में किस फसल के उत्पादन में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर रहा है? तो हमें ये तो पता ही है कि बाजरा और ग्वार, तो सबको ही पता है कि बाजरा में और ग्वार में भारत जो है फर्स्ट पोजीशन पर है ना। और मूंगफली आपको पता होना चाहिए कि मूंगफली के लिए ये जो कैसी क्लाइमेट चाहिए होती है ना, इसलिए एक तो काली मृदा भी चाहिए होती है, और थोड़ी आपको वाटर भी इसमें एक्सेस में चाहिए होता है। तो राजस्थान में ऐसी कंडीशन तो है नहीं, है ना। तो आपको जो है मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर दिखाई देगा सरसों और मूंगफली में, वो ये होगा। लेकिन आपको वैसे ध्यान होना चाहिए कि नंबर 1 पोजीशन पर भारत जो है खाद्य जो उत्पादन करता है, फसल उत्पादन, उसमें किस किस श्रेणी में आते हैं। एक तो हमारा बाजरा, ग्वार, और जो कुल तिलहन, जितने भी टोटल तिलहन होते हैं वो, और नंबर 2 पर आता है पोषक अनाज और मूंगफली में। हम मूंगफली में सेकंड नंबर पर है। और नंबर 3 पर आता है, नंबर 3 पर आता है ज्वार और सोयाबीन में। ज्वार और सोयाबीन में। कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के लिए पीएचडी कोर्स के लिए प्रतिवर्ष कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो इसमें 3 श्रेणियों में दी जा रही है सहायता। एक तो हमारी जो हायर स्कूल है उसके लिए, उसमें दिया जा रहा है 15,000 रुपए। 11th और 12th क्लास की गर्ल्स जो है उनको 15,000 रुपए, ये ये एक श्रेणी में। और उसके बाद फिर जो स्नातक और स्नातकोत्तर हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और पीएचडी के लिए दी जा रही है 40,000 रुपए की सहायता राशि। तो 3 श्रेणी में दिए जा रहे हैं। एक आपका हायर स्कूल जो है 11th-12th के लिए 15,000, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000, और पीएचडी के लिए 40,000 रुपए। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये सब योजनाएं या मिशन, ये सब तो वैसे पढ़े हुए होने चाहिए, लेकिन अगर कई बार हमारे ध्यान में नहीं आती चीजें या छूट जाती हैं, तो आप उसके टर्मिनोलॉजी से समझ सकते हैं कि संबल के बारे में कहा जा रहा है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? कृषि श्रमिक को पेंशन देना। अब पेंशन देना, संबल तो देने का काम नहीं हो सकता, ये उसको आप सहायता कर सकते हो, है ना, आश्रय दे सकते हो। संबल का मतलब आप आत्मनिर्भर किस चीज से बनते हो, तो बीमा सुविधा, ये भी नहीं हो सकता। कौशल विकास और आपका ऋण सुविधा, ऋण अगर देते हो तो हो सकता है वो अपना कुछ काम करे। और स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, सी और डी। तो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, जिससे हम किसानों को क्या कर सकते हैं? संबल बना सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन विशेष कार्यक्रम एवं वृक्ष जनित तिलहन के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य द्वारा वित्त पोषण का अनुपात क्या है? देखिए, जितने भी केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं, है ना, प्रायोजित, 2 टाइप की योजनाएं होती हैं। एक तो होती है प्रायोजित, और एक होती है सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर, केंद्र क्षेत्रित। जो केंद्र क्षेत्रित योजनाएं होती हैं उनमें जो 100% फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, 100%। लेकिन जो प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है उसमें जो है कुछ जो हिस्सा है वो राज्य सरकार को देना होता है, और कुछ हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार देती है। तो जो जनरली जो एक रहता है सीक्वेंस जो है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको ये नहीं बोलूंगी कंपलसरी ऐसा है, कुछ कुछ स्कीम्स में 50/50 या 75/25 का भी रहा है, लेकिन ज्यादातर जो योजनाएं हैं उनमें जो रेशो रहता है वो 60/40 का होता है राज्यों के लिए। जितने भी राज्य हैं उनके लिए 60/40 का रेशो होता है केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं उनके लिए होता है रेशो 90/10, 90/10।
और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो है 100% फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो योजनाएं जो है दो, जो भी मिशन या योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो दो तरीके की है, केंद्र प्रायोजित और केंद्र क्षेत्रित। केंद्र क्षेत्रित योजनाओं में 100% जो है केंद्र सरकार के द्वारा फंडिंग की जाएगी, लेकिन केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सामान्यतः जो है 60:40 की जो है वो फंडिंग की जाती है। तो हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन विशेष कार्यक्रम और वृक्षजन्य तिलहन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण का अनुपात जो है वो 60:40 हो जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको इसमें से चुनना है कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। आपको जितनी भी योजनाएं हैं उनके जितने भी प्रोविजंस है उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट भी दे सकता है और अगर आपको याद नहीं है तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस योजना के तहत जो है 60 दिन और 35 दिवस का जो है मातृत्व और पितृत्व अवकाश दिया जा रहा है। माता को 60 दिन का और पिता को 35 दिन का। अनुवृत्तिधारी महिला श्रमिक की को स्वयं के विवाह के लिए मतलब जो लाइसेंस जो उसके पास है वुमेन लेबर, उसे 1 लाख रुपए की सहायता खुद की शादी पर दी जाएगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। श्रमिकों के पुत्र और पुत्रियां जो कि 75% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनको इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन हमारे लिए सही है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस योजना के अंतर्गत जो है 60 दिन और 60 दिन की नहीं दी जाएगी, महिलाओं को 45 दिन की दी जाएगी और पुरुषों को जो है वो 15 दिन की जो है अवकाश दिया जाएगा, मातृत्व और पितृत्व अवकाश। उसके बाद जो अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक हैं उन्हें स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ना कि 1 लाख रुपए की। गंभीर बीमारी की स्थिति में 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। और श्रमिकों के पुत्र व पुत्रियों को जो कि 75% नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60%, जो फर्स्ट डिवीजन आते हैं उन्हें जो है के तहत इस योजना के छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही है? सी। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये डी। केवल सी ऑप्शन हमारा सही है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो गलत है। तारबंदी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है राज्य सरकार के द्वारा सीमांत किसान को अधिकतम कितना अनुदान दिया जा रहा है? तो इसमें भी 3 श्रेणियों में दिया जा रहा है। एक तो जो लघु किसान है वो, एक सीमांत किसान और एक जो समूह है किसानों का उन्हें। तो जो लघु किसान है उन्हें 40,000 रुपीज दिए जाएंगे तारबंदी के लिए। खेतों के चारों ओर तारबंदी के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे लघु किसानों को। और जो सीमांत किसान है, जो कि सवाल में पूछा गया है, उनसे दिए जाएंगे 48,000 रुपीज। और जो समूह है, किसान समूह है, उन्हें दिए जाएंगे 56,000 रुपए। तो देखिए, तीनों ही हमारे पास ऑप्शन में है 40, 48, 56। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सीमांत किसान 48,000। राज्य सरकार के द्वारा कृषक कल्याण कोष का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो कृषक कल्याण कोष का आरंभ जो है, ये गवर्नमेंट जो थी 2018 में, कांग्रेस जो है उसकी सरकार बनी थी और 1 साल पूरे होने पर, है ना, दिसंबर 2019 में खुद के 1 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कृषक कल्याण कोष का आरंभ किया था। तो अब 2018 से 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 2019 हो जाएगा। जब इसे आरंभ किया गया था तब ये कोष जो था वो 1,000 करोड़ रुपए का था। 1,000 करोड़, जिसको अभी वर्तमान में जो है बढ़ा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषक कल्याण कोष की राशि कितनी की गई है? तो ये पुराने पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि कृषक कल्याण कोष जो था वो 1,000 करोड़ का था और जिसको 2022-23 में बढ़ा दिया गया है। 2022-23 है या 2023-24? 2023-24 में इसकी राशि जो बढ़ाकर है 7,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। वर्तमान में इसमें जो है कृषक कल्याण कोष में 7,500 करोड़ रुपए है। सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के लिए पंजाब सरकार एवं राजस्थान सरकार का क्रमशः कितना अंशदान है? तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 54.15 और 45.85। जो राजस्थान सरकार है उसका अंशदान जो है 45.85 है। इंटीग्रेटेड ईआरसीपी, एकीकृत जो पूर्वी नदी नहर जो परियोजना है ना, उसकी डीपीआर तय करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो हमें पता है कि राजस्थान सरकार जो है बार बार जो है केंद्र सरकार को बोल रही है कि इसको इसे जो है नेशनल लेवल का घोषित कर दिया जाए, है ना। तो भारत सरकार तो इसमें होगा ही होगा, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। और ये भी पता है कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो पूर्वी राजस्थान में चल रहा है,
और पूर्वी राजस्थान के साथ जो राजस्थान की जो सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ मिलकर के उसने समझौता किया। अब इसमें फंडिंग कितनी होगी? 90:10 की होगी। अब इसमें जो 90% है वो तो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा खर्च, और जो 10% है उसमें जो है 5% 5% जो है वो एमपी का होगा, और 5% जो होगा वो राजस्थान का होगा। ठीक है, आज के लिए हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और सेकंड चैप्टर का जो है एक और पार्ट बनाऊंगी जो कि आपको कल दे दिया जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में क्वेश्चन ज्यादा थे और अभी मेरे पास समय की कमी है क्योंकि एग्जाम मैं भी दूंगी। तो अभी इतना ही, आप इसे पढ़िए, रिवीजन करिए, आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है उनके भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।